Hi, hello, welcome you all in YouTube Biology Wala. So as you guys seen in the thumbnail that this lecture is about class 10th biology chapter hereditary and evolution, ठीक ना। और आपको जो evolution वाला पार्ट है वो हो चुका है कट एंड जितने भी मैंने क्वेश्चंस लेके आए हैं इस सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं ओनली रिलेटेड टू हेरिडेटरी, ठीक ना। और जितने भी आपके डाउट है साइकोलॉजिकली मुझे ये पता था कि आपको किस टॉपिक में कैसे कैसे डाउट होंगे और उसी क्वेश्चन को मैंने पर्टिकुलरली सेलेक्ट किया है सो दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक ना। तो आपको पता हो गया होगा कि मेरी इस वीडियो का थीम क्या है, ओनली टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक ना, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिमेन्स आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोस, तो प्लीज़ यार प्लीज़ comment your doubts in the comment box or you can directly join my telegram group, the link is given in description box. Okay, so guys मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि this video was demanded by वंदना कुमारी, जो कि हमारी एक नई सब्सक्राइबर है हमारे हेप्लॉइड डिप्लॉइड और मियोसिस माइटोसिस वाले वीडियो पर। उन्होंने ये कमेंट किया था कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए एमसीक्यू का क्लास 10th के हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन वाले पार्ट को। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस लेक्चर इज समथिंग डाउट सेशन, यू कैन से दैट, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट आपको मैंने जो बताया आप फॉलो करना मत भूलिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जब आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट माई नोटिफिकेशन ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स है जो कि याद करने जरूरी है कि व्हाट इज हेरिडिटी, ठीक है, व्हाट इज वेरिएशंस एंड व्हाट इज जेनेटिक्स और व्हाट इज इनहेरिटेंस। और आपको ये भी बताना चाहिए कि व्हाट आर द ट्रेड्स, ठीक ना, ट्रेड्स क्या होते हैं। उसके बाद व्हाट इज अलील, ठीक ना, अलील क्या होता है इसमें, ठीक ना। और आपको यहाँ पे ये भी जरूरी होगा याद करना कि मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशन को कुछ आपको जरूर याद होना चाहिए। और आपका प्यूनिड स्क्वायर टेबल क्या होता है, ठीक ना, प्यूनिड स्क्वायर टेबल के बाद आपका व्हाट इज़ डोमिनेंट, ठीक ना, एंड व्हाट इज़ रिसेसिव, ये सब क्या होते हैं और ये कैसे कैसे इन एक दूसरे के ऊपर कैसे कैसे मतलब कि ओवरटेक करते हैं, कैसे कैसे अपने पावर को दिखाते हैं। ये सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक ना, ज़रूरी पता होनी चाहिए। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको बेसिक चीज़ें हैं आपको पता है। और अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक ना, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी। और जिसको अभी तक ये भी नहीं पता तो वो उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फाइनली गाइस अब हम आ गए हैं अपने ग्रीन बोर्ड पर। तो यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अक्रॉस बिटवीन द टॉल पी प्लांट, ठीक ना। यहाँ पे अगर हम क्रॉस कराएं टॉल पी प्लांट को, जिसको कि हम सपोज कर रहे हैं टॉल पी प्लांट को डबल टी से, ठीक ना, वो जो कि कैपिटल में है, और शॉर्ट पी प्लांट को हम सपोज कर रहे हैं स्मॉल में टी है जो कि ये भी डबल है। तो इसका जो प्रोगेनी निकलेगा वो टॉल ही होगा। लेकिन क्यों होगा यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि टॉलनेस इज रेसेसिव ट्रेड, दूसरा है कि शॉर्टनेस इज डोमिनेंट ट्रेड, और थर्ड कह रहा है कि हाइट ऑफ द पी प्लांट इज नॉट गवर्न्ड बाय द जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ है कि टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेड। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप सभी लोग को पता है, आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़े हैं कि टॉलनेस जो हमारा होता है मतलब कि जो कैपिटल टी होता है वो रेसेसिव के ऊपर हमेशा भारी पड़ता है, जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव के ऊपर हमेशा भारी पड़ता है। तो जो हमारा जो प्रोगेनी होगा वो हमारा टॉल ही होगा, ठीक है ना। वो रेसेसिव की वजह से वो डॉफ नहीं होगा, मतलब कि छोटा नहीं होगा, वो टॉल ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको गाइस आपको पता हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो यस गाइस इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और आपको ये भी जानना होगा कि हेरिडिटी को भी इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। आप चाहे ऑप्शन बी को हेरिडिटी को मतलब कि यहाँ पे स्लैश देकर इनहेरिटेंस भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना, ताकि ऐसा अगर क्वेश्चन बदल कर आ जाए यहाँ पे मतलब कि ऑप्शन अगर यहाँ पे स्लैश मतलब कि इस हेरिडिटी की जगह पे इनहेरिटेंस आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक ना। तो यहाँ पे आप ऐसा बना भी सकते हैं, नहीं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस का मतलब भी हेरिडिटी ही होता है, ठीक ना। वैसे आपको ये भी जानना चाहिए कि देखिए हेरिडिटी जो बोलते हैं कि जो डायरेक्ट जाता है मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाता है उसको हेरिडिटी बोलते हैं, लेकिन जो उसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक ना। इसमें बहुत ही कम माइन्यूट अंतर है, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो गाइस हमारा अब थर्ड क्वेश्चन है कि द फिनोमेना वेयर द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज एग्जिबिट्स द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि वह घटना जहाँ किसी प्रजाति की व्यक्ति विशेषताओं में अंतर प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम आपको हिंदी में बता दिए हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है कि एडाप्टेशन, सेकंड है इवैल्यूएशन, थर्ड है वेरिएशन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस।
तो आपको दोस्तों जानना होगा कि जो ऑप्शन फर्स्ट है एडॉप्टेशन, वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसमें ऐसा पूछा ही गया है कि ऐसी घटना किसी प्रजाति के व्यक्ति विशेषताओं में अंतर प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो अंतर उसी हिसाब से हो सकता है जैसा कि उस जिस कंडीशन में वो रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, उसी हिसाब से उनकी बॉडी भी इवेल्युएट होती रहती है, ठीक ना। तो मतलब कि उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका जो बॉडी है मतलब उसी के अनुरूप हो जाती है, उसी के अनुकूल हो जाती है, सो दैट स्पीसीज और दैट इंडिविजुअल कैन सर्वाइव देयर, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि डैश इज द ऑब्जर्वेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज़ है जो मुझे हम लोग को ऑब्जर्व होता है, जैसे कि जिसको हम देख सकते हैं, यू कैन इजिली सी दैट, ठीक ना। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी विशेषताएं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो क्या है, जिसको कि हम बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं फिनोटाइप, ठीक ना। एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है, जैसा कि आपको ये बेसिक थिंग्स है, आपको पता है, ठीक ना। जीनोटाइप वो होता है कि जो मतलब कि अंदर ही अंदर होते रहता है, वो मतलब कि वो कैसे उसमें अलील प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा फिनोटाइप होता है वो बाहर से दिखाई देता है कि हाँ ये कैसा है, ठीक ना। तो आपको ये भी जानना होगा कि जो हमारा फिनोटाइप होता है वो डिपेंड करता है जीनोटाइप पर। ऐसा नहीं है कि जीनोटाइप डिपेंड करता है फिनोटाइप पर, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है। फिनोटाइप जो होता है, जो मतलब जो हमें दिखता है, वो डिपेंड करता है न दिखने वाले पर, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा ए है फिनोटाइप, वो हो जाएगा करेक्ट। तो गाइस हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव। होमोलोगस ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके पास डिफरेंट फंक्शन विथ सेम स्ट्रक्चर, या सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, या सेम फंक्शन विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, या डिफरेंट फंक्शन विद द सेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा करेक्ट, जो कि है डिफरेंट फंक्शन बट द सेम स्ट्रक्चर, ठीक ना। उनका जो होमोलोगस ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है उनका वो होता है डिफरेंट। आप अगर उसमें इमेज में अगर एक कभी भी सर्च करके देखेंगे, उनका जो डिफरेंट मतलब कि डिफरेंस होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेम, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये हो जाएगा करेक्ट। तो गाइस हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द डीएनए प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन। तो ऐसा कौन सा डीएनए का पार्ट है जो कि प्रोटीन मेकिंग के इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि क्रोमोसोम, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है आरएनए एंड फोर्थ है जीन। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शन हमारा डी है जीन, वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जीन ही होता है, जीन जैसे जैसे जिस टाइप का जीन जिस इंडिविजुअल के अंदर होगा उसी टाइप का प्रोटीन उसके बॉडी में बनेंगे, ठीक ना। सो गाइस यू कैन क्लियरली से दैट द जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पर। सो गाइस अब हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक ना। यहाँ पे फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्विमिंग टेक्निक, सेकंड है बिग नोज, थर्ड है स्कल्प्टेड बॉडी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन बी दिख रहा है बिग नोज, ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये हमारा जो आता है ये हमारा होता है कि इनहेरिटेड ट्रेट में आते हैं। लेकिन जो आपको ऑप्शन ए और सी दिख रहा है स्विमिंग टेक्निक एंड स्कल्प्टेड बॉडी, ये होता है हमारा इक्वायर्ड ट्रेट में आते हैं, ठीक ना। लेकिन जो इनहेरिटेड में आता है वो होता है बिग नोज। तो यहाँ से बिग नोज मान लीजिए पापा से आ गया और कुछ सुनहरे बाल मम्मी से आ जाएंगे, तो मिक्सअप हो जाएगा बच्चे के, मतलब कि उस प्रोगेनी में उन दोनों के मिक्सर्स आ जाएंगे, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड। सो गाइस हमारा एट्थ क्वेश्चन है, अ जाइगोट विच हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल बी डेवलप्ड इनटू अ। तो यहाँ पे जाइगोट मतलब आप सभी लोग को पता होगा जर्म सेल या सेक्स सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि फादर से इनहेरिटेड हुआ है। तो किसके अंदर ये डेवलप हो सकता है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए जो है गर्ल, वो हो जाएगा सही, क्योंकि मतलब कि जो गर्ल होती हैं उनके सेक्स सेल में वो खाली एक्स क्रोमोसोम ही होता है, जो कि हेप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता। डिप्लॉइड मतलब जो डबल पेयर, मतलब कि वो पेयर में रहते हैं, लेकिन ये सिंगल होता है। जो हेप्लॉइड होता है वो सिंगल होता है। तो वो गर्ल्स के जर्म सेल में पाए जाते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम होता है। और अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में होता है एक्स होता है और वाई भी होता है, ठीक ना। मतलब कि 22 प्लस एक्स भी होता है और 22 प्लस वाई भी होता है, लेकिन गर्ल के अंदर वो 22 प्लस एक्स ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है तो एक्स क्रोमोसोम किसके अंदर पाए जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा गर्ल के अंदर, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करना मत भूलेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पर। सो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो चाइल्ड का सेक्स कौन डिसाइड करता है, तो ऑप्शन ए है मेल का जो स्पर्म होता है वो, या सेकंड है फीमेल का जो ओवम होता है वो डिसाइड करती है, या थर्ड ऑप्शन है बोथ स्पर्म एंड ओवम, या फोर्थ ऑप्शन है मदर। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है मेल का जो स्पर्म होता है वो डिसाइड करता है दैट व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक ना। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि बॉयज़ के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, जर्म सेल होते हैं, जिसका नाम एक होता है 22 प्लस एक्स और एक होता है 22 प्लस वाई। लेकिन जो गर्ल के पास एक ही टाइप का सेक्स सेल होता है जिसका नाम होता है 22 प्लस एक्स। तो अगर हम बॉयज़ के 22 प्लस एक्स वाले क्रोमोसोम क्रोमोसोम को अगर हम फ्यूज़ करा दे
गर्ल्स के 22+x वाले से, तो 22+x क्या पैदा हो जाता है 44+xx, मतलब कि ये गर्ल पैदा हो जाती है। लेकिन गाइस अगर इसके उलट 22+y वाला जो बॉयज़ का जम सेल है वो उसको अगर हम फ्यूज़ करा दें 22+x वाले गर्ल वाले मतलब कि सेक्स सेल से, तो वहाँ पे रिजल्ट आता है 44+xy, जिसको कि मतलब कि हम कहते हैं कि अब पैदा हुआ है क्या, अब पैदा हुआ है एक बॉय, ठीक ना। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि गर्ल का सेक्स सेल कैसा है, ये डिपेंड करता है कि बॉयज़ का सेक्स सेल कैसा है, तो इसके हिसाब से ऑफस्प्रिंग कैसा होगा वो डिसाइड होता है, ठीक ना। तो आपको पता हो गया आई होप, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। सो गाइस हमारा 10th क्वेश्चन है, अक्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स रिजल्ट इन अ रेशियो ऑफ 9:3:1 फॉर द पॉसिबल फेनोटाइप्स ऑफ प्रोगेनी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किसका एग्जांपल है, तो आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ इसके आंसर के लिए, तो सो दैट आपको ये इजी होगा समझने के लिए। सो गाइस आपके सामने यहाँ पे पिनोट स्क्वायर टेबल का एक चार्ट दिख रहा है, तो इसमें देखिए नीचे लिखा गया है साइन ऑफ अ हेट्रोजाइगस, यहाँ पे डाई हाइब्रिड, उसके नीचे है कि क्रॉस इज 9:3:1 रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक ना। तो ये जो हमारा आपको सिमिलर दिख रहा है 9:3:1, तो ये हमारा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। सो गाइस आज के सेशन में 10th क्वेश्चन ही काफी है, ठीक ना। 10th क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, और आई होप आपको मैंने एकदम अच्छे से इसको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स का है और एक एमसीक्यू का होमवर्क है, ठीक ना। तो आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे, और जिसका आंसर सही होगा हम उसको हर्ट देंगे, ठीक ना। तो आप इसको कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ जब सब्सक्राइब करिए तो आप बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई ऑल वीडियोज़, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद जय भारत। और हाँ अगर आप वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और भाई कैसी लगी ये दुआ? हाँ, और भाई कैसी लगी? नहीं लगी तो भाग यहाँ से मुन्ना, चल साले हलकट, भाग जा।